स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं ममता बिश्नोई, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में, जो मैंने आपको खोज से संबंधित कुछ पॉइंट्स बताए थे, और उसके अलावा हमने देखा था कि जो कोशिका के मुख्य भाग है वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने देखा था कि जो एक भाग होता है वो सबसे बाहर की बाउंड्री वाला पार्ट होता है, कोशिका का बाह्य आवरण। उसके बाद बीच वाला जो द्रव भाग होता है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य, और सबसे अंदर होता है वो केंद्रक। यानी हमने कोशिका के 3 मुख्य भाग पढ़ लिए थे। सबसे बाहर है कोशिका का बाह्य आवरण, फिर बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव्य, और सबसे अंदर होता है कोशिका का केंद्रक, न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये तीनों पार्ट्स थे जिसमें बाह्य आवरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। तो अगर आप सेल की स्ट्रक्चर देखोगे, कोशिका की संरचना देखते हो, तो आपको इस प्रकार दिखाई देंगे। बाहर की बाउंड्री जिसमें भित्ति, फिर अंदर होगी कोशिका झिल्ली, सबसे अंदर पाया जाएगा केंद्रक, केंद्रक के ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली, और बीच में पाया जाता है कोशिका द्रव्य। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो हमने देखा था कि जो ये कोशिका के मुख्य भाग होते हैं, यानी जो अन्य आगे अपन भाग पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, वो सब संरचनाएं क्या होती है, इन भागों के अंदर पाई जाती है। इसलिए हम उनको कोशिका के मुख्य भाग नहीं कहेंगे, हम उनको कोशिका के अन्य कोशिकांग कहते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स कहते हैं। तो मुख्य भाग आपको ध्यान रखना है 3 ही है, बाहर का आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब हम इन सब को पहले विस्तार से पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम कोशिका के अन्य भाग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है वो सब कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है पौधों की कोशिका में और कवकों की कोशिका में। यानी आपने ये जो कोशिका बनाई है या तो पौधे की हो सकती है या कवक की हो सकती है, ये जंतु की कोशिका नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैंने इसमें भित्ति भी बना दी है और झिल्ली भी बना दी है। तो जंतुओं की कोशिका में भित्ति नहीं होगी, जबकि मैंने यहाँ पर भित्ति बनाई है, तो इसका मतलब है ये जंतु कोशिका नहीं हो सकती। अगर मैं सिर्फ एक आवरण बनाती तो ये झिल्ली होती और वो जंतु कोशिका का उदाहरण होता। लेकिन यदि किसी कोशिका में आपको भित्ति भी दिखाई दे और झिल्ली भी दिखाई दे, तो वो कोशिका या तो पौधों की कोशिका होगी या कवकों की कोशिका होगी। कहने का मतलब है कि जो कोशिका भित्ति वाला आवरण है ये या तो पौधों और कवकों की कोशिका में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, देखिए, जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी दृढ़ आवरण होता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर क्या होगी? कोशिका झिल्ली। अब जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, ये दृढ़ आवरण होता है, जो कोशिका की बाहरी चोट से क्या करता है? रक्षा करता है। यानी ये दृढ़ आवरण होता है जो कोशिका की बाहरी चोट से रक्षा करेगा, दृढ़ मजबूत होगा, कोशिका की बाहरी चोट से रक्षा करेगा, और कोशिका की जो शेप है उसको फिक्स बना के रखेगा। यानी कोशिका के आकार को नियत बना के रखता है, कोशिका की शेप को चेंज नहीं करने देता है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए ऐसा कौन सा आवरण है जो कोशिका के आवरण को निश्चित बनाए रखेगा, तो आपको आंसर क्या करना है? कोशिका भित्ति। क्योंकि जो कोशिका झिल्ली होती है वो लचीली होती है, वो पॉलीथीन के थैली के समान होती है, वो फैल भी सकती है, सिकुड़ भी सकती है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है वो अपना स्थान फिक्स रखती है, दृढ़ होती है, मजबूत होती है। तो ये क्या करती है? कोशिका के आवरण को निश्चित बना के रखती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखने के लिए कौन सा आवरण सहायक होता है? कोशिका भित्ति। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोशिका भित्ति होती है वो किस किस में पाई जाती है? पादप की कोशिका में और कवक की कोशिका में। प्लांट सेल और फंगस की जो सेल होती है, कवक यानी जिसको सामान्य भाषा में फफूंदी बोलते हो आप, फंजाई जगत होता है,
उनके अंदर जो होती है वो कोशिका भित्ति पाई जाती है, और पौधों के अंदर भी क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। अब देखिए जो कोशिका भित्ति होती है वो इन दोनों में होती है, और ये किस किस पदार्थ की बनी होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पादप की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, और जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की। ठीक है, ध्यान रखना, पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी कोशिका भित्ति है वो क्या करेगी, किसी भी पदार्थ को आने जाने देती है, यानी कोई भी पदार्थ है वो कोशिका भित्ति में से आर पार जा सकता है, अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है, यानी ये किसी को नहीं रोकती है, सभी के लिए पारगम्य होती है। इसी के कारण कोशिका भित्ति को कहा जाता है पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाएगा, पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जो अंदर वाली कोशिका झिल्ली है, इसमें मैं आगे बताऊंगी आपको कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती है। ये जल में घुलने वाले पदार्थों को आने देती है, जबकि वसा में घुलने वाले जल में घुलने वाले पदार्थों को नहीं आने देती है, जबकि वसा में घुलने वाले पदार्थों को आने देती है। यानी आधे पदार्थों को आने देगी, आधों को नहीं आने देगी, इसलिए इसको कहा जाता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। लेकिन जो भित्ति होती है वो सभी पदार्थों को आने जाने देती है, इस कारण इसी को बोला जाता है पारगम्य झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके कोशिका भित्ति के कुछ पॉइंट। अब देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनके अंदर कोशिका भित्ति के ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखिए जो जीवाणु की कोशिका होगी उसके अंदर कोशिका के बाहर 3 आवरण होंगे। सबसे अंदर वाली क्या होगी, कोशिका झिल्ली, झिल्ली के ऊपर होगी कोशिका भित्ति, और जीवाणुओं की कोशिका में भित्ति के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। तो ध्यान रखना, जीवाणु या बैक्टीरिया के अलावा अन्य कोई कोशिका नहीं है जिनकी कोशिका भित्ति के ऊपर एक और आवरण होगा। सिर्फ जीवाणुओं की कोशिका है, उनके अंदर कोशिका भित्ति के अंदर एक ऊपर एक और आवरण पाया जाता है, और जिसको बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। आपके 11th का जो चैप्टर है कोशिका वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 8 है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका में ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति के ऊपर पाया जाने वाला आवरण है। अब देखिए जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 प्रकार का होता है। ये अपने स्थिति के आधार पर 2 प्रकार का होता है कि अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल ढीला ढाला बना हुआ है तो इसको बोलेंगे अवपंक परत, अवपंक परत। और यदि ये ग्लाइकोकैलिक्स है वो बिल्कुल फिक्स शेप है, इसकी लचीला नहीं होता, बिल्कुल दृढ़ होता है, तो इसको कहा जाता है कैप्सूल या संपुट, कैप्सूल। तो ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं कि अवपंक परत किसे कहते हैं, कैप्सूल किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखना अगर ग्लाइकोकैलिक्स परत है वो बिल्कुल ढीली ढाली रहती है तो उसको बोलेंगे अवपंक परत, और यदि ग्लाइकोकैलिक्स है वो दृढ़ रहती है तो उसको कहा जाएगा कैप्सूल। है दोनों एक ही चीज, कोशिका की भित्ति के बाहर के आवरण है दोनों ही, लेकिन ये किस प्रकार रहते हैं, व्यवस्थित की ढीले व्यवस्थित रहते हैं या मजबूत व्यवस्थित रहते हैं, इस आधार पर इनके 2 नाम दिए गए हैं। ग्लाइकोकैलिक्स को अगर ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल ढीली ढीली संरचना है, यानी ये है झिल्ली, ये है भित्ति, ये आपके झिल्ली, ये है भित्ति, और इसके ऊपर अगर ये लचीला ढीला ढाला आवरण है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अवपंक परत, अवपंक परत। ठीक है, और यदि यही आवरण है वो बिल्कुल दृढ़ है, ये झिल्ली, ये भित्ति, और इसके ऊपर ये बिल्कुल दृढ़ आवरण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीवाणुओं की कोशिका में 3 आवरण पाए जाते हैं, जो सबसे बाहरी तीसरा आवरण होगा उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाएगा। अगर वो ढीला ढाला है तो उसको हमने बोल दिया अवपंक परत, और अगर वह बिल्कुल मजबूत आवरण है तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके कोशिका भित्ति के बारे में पॉइंट थे जो आपके सिलेबस में है। फिर हम डिस्कस करते हैं कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, या हम इसको जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य बोला जाता है कोशिका द्रव्य को। यहां हम इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला कोशिका द्रव्य के बाहर का आवरण क्या होगा? कोशिका झिल्ली। अब देखिए, कोशिका झिल्ली सब कोशिकाओं में होगी, चाहे भित्ति हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोशिका झिल्ली हमेशा होगी, चाहे पौधे की कोशिका हो, चाहे कवक की कोशिका हो, चाहे जंतु की कोशिका हो। अब आप देखते हो कि पौधे और कवक के अंदर तो कोशिका भित्ति होती है, फिर भी उनमें झिल्ली होगी, और जंतुओं के अंदर भित्ति नहीं होती है, फिर भी उनमें कोशिका झिल्ली होगी। यानी कोशिका झिल्ली है वो एक सर्वव्यापक कोशिकांग है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है ये एक, या आप बोल सकते हो यूनिवर्सल ऑर्गेनिल्स है। यानी कोशिका का ऐसा आवरण है जो सब जगह मिलेगा, जहाँ कोशिका होगी वहाँ कोशिका झिल्ली जरूर होगी। सिर्फ एक अपवाद है कि अगर आप वायरस या विषाणु की कोशिका देखोगे तो उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्योंकि जो वायरस की कोशिका होती है उसको वास्तविक कोशिका ही नहीं मानते हैं। तो एक वायरस की कोशिका को अगर आप हटा दो तो बाकी जगत में जितनी भी सेल्स है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सब के अंदर क्या पाई जाएगी? कोशिका झिल्ली। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली है वो वसा तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। और सबसे पहले वैज्ञानिकों ने देखा कि जो कोशिका झिल्ली है वो वसा और प्रोटीन से बनी होती है, तो इसमें कितनी वसा होगी और कितनी प्रोटीन होगी? तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारी लाल रक्त कणिका होती है आरबीसी, उसकी कोशिका की कोशिका झिल्ली को निकाला और देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें 52% तो प्रोटीन होती है और 40% क्या होती है? वसा होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? वसा और प्रोटीन से। फिर मैंने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है? लचीली होती है, लचीली संरचना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो कोशिका भित्ति होती है वो सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, कोई भी पदार्थ उसमें आ जा सकता है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है वो सब पदार्थों को आने जाने नहीं देगी, जो वसा में घुलने वाले पदार्थ है उनको ये आने देगी, और जो जल में घुलने वाले पदार्थ है उनको ये रोक लेगी। यानी आधे पदार्थों को आने देती है, आधों को नहीं आने देती। इस कारण इसको कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। या ये जो संरचना है ये चयन कर करके पदार्थों को आने देती है कि वसा में घुलने वाला है तो आने दो, जल में घुलने वाला है तो मत आने दो। यानी सेलेक्ट कर करके, चयन कर करके आने देती है। इसके कारण इसको कहा जाता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिका झिल्ली को जीव द्रव्य झिल्ली भी कहा जाता है या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये लचीली होती है, ये एक सर्वव्यापक कोशिकांग है। इसका मतलब है सब कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है। ये वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यह सभी पदार्थों के लिए पारगम्य नहीं होती है, इसी के कारण इसको अर्धपारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ मैं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम देखते हैं कुछ कोशिका झिल्ली के अन्य पॉइंट। अब देखिए, हमने देखा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यानी कोशिका झिल्ली में क्या होगी? वसा प्लस प्रोटीन। अब वैज्ञानिकों ने खोज की कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें वसा और प्रोटीन तो रहती है, लेकिन वो किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, उसकी संरचना में कोशिका झिल्ली किस प्रकार व्यवस्थित रहेगी, वसा और प्रोटीन। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने आइडिया लगाया कि एक वैज्ञानिक था डेविडसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बोला कि कोशिका झिल्ली में जो वसा है वो बीच में रहती है और प्रोटीन रहती है साइड में। ये रहेगी प्रोटीन, ये साइड में प्रोटीन, और बीच में क्या रहेगी? वसा। और उन्होंने बोल दिया कि ये जो कोशिका झिल्ली की स्ट्रक्चर बन रही है वसा और प्रोटीन से, वो सैंडविच के समान बन रही है, इसलिए इन्होंने इस मॉडल का नाम दे दिया सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल किसके द्वारा दिया गया? डेविडसन नाम के वैज्ञानिक ने बताया। लेकिन बाद में जो ये सिद्धांत था ना, सैंडविच सिद्धांत या सैंडविच मॉडल, इसको गलत साबित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा में घुलने वाले पदार्थों को तो आने देती है,
जबकि जल में घुलने वाले पदार्थों को नहीं आने देती है। अगर इस प्रकार की संरचना रही तो जल वाले पदार्थ ना तो अंदर आ सकते हैं, ना जल के अणु बाहर जा सकते हैं। और हमें पता है कि कोशिका के अंदर जल वाले अणुओं को लाना जरूरी है। तो अगर इस प्रकार की संरचना होगी तो जल कभी भी नहीं आ सकता। तो फिर देखा गया कि इसकी संरचना के अंदर कुछ ऐसी सुरंग प्रोटीन पाई जाती है, इसके अंदर कुछ ऐसी सुरंग प्रोटीन होती है। हम देखते हैं ना कि जिस रास्ते से हम सीधे पास नहीं हो पाते, गुजर नहीं पाते, तो हम सुरंग से जाते हैं। तो ऐसे ही कोशिका झिल्ली में सुरंग किस लिए बनाएगी, कौन से पदार्थों को लाने के लिए, जिसको ये डायरेक्ट नहीं आने देगी। तो यानी जल में घुलने वाले पदार्थों को लाने के लिए सुरंग प्रोटीन बनाएगी। और वसा वाले जो पदार्थ है वो डायरेक्ट सीधे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई तो ये अभी सैंडविच के समान संरचना नहीं रही, इसलिए इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया। और ये जो नया सिद्धांत दिया था इसका नाम था तरल मोजेक सिद्धांत। तरल मोजेक सिद्धांत। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? दो वैज्ञानिक थे, सिंगर व निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा 1972 के अंदर यह थ्योरी दी गई थी, जिसको हम बोलेंगे तरल मोजेक सिद्धांत। तरल मोजेक सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखना कोशिका झिल्ली का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तरल मोजेक सिद्धांत। यह सिद्धांत दिया गया था सिंगर व निकोलसन के द्वारा 1972 में, 1972 में। ठीक है, तो ये आपके कोशिका झिल्ली का सिद्धांत है। फिर हम देखते हैं कि जो कोशिका झिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण एक दो पॉइंट और बचते हैं कि देखिए जो जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो कोशिका झिल्ली कुछ अपने अंदर की ओर मुड़कर अंतर्वलन बना लेती है। देखिए मैं जीवाणु कोशिका बना रही हूं जिसमें ये कोशिका भित्ति है और इसके अंदर कोशिका झिल्ली क्या करेगी, जगह जगह पर इस प्रकार मुड़कर कुछ संरचनाएं बना लेगी और इन संरचनाओं को कहा जाता है मीजोजोम। मीजोजोम। और ये मीजोजोम किसके अंतर्वलन से बने? कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ मुड़कर कुछ वलन बना लिए जाते हैं, कुछ वलय बना ली जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीजोजोम। यानी ये है कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन। कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन। तो क्वेश्चन आता है कि जो मीजोजोम है वो किसकी संरचना है? मीजोजोम है वो कोशिका झिल्ली की संरचना है। और कोशिका झिल्ली सिर्फ जीवाणुओं की कोशिका में यानी बैक्टीरियल सेल होती है उनके अंदर की तरफ मुड़कर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बना लेती है, जिन्हें मीजोजोम कहते हैं। ये मीजोजोम क्या काम करेंगे? ये मीजोजोम है एक तो कोशिका झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। हाँ, कोशिका झिल्ली का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। उसके अलावा ये क्या करेंगे? जो मीजोजोम है वो कोशिका के स्राव में सहायता करेंगे, स्राव में सहायक, उत्सर्जन में सहायक होंगे। इनके अलावा डीएनए की प्रतिकृति की जाएगी इनके द्वारा। तो ये संरचनाएं बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणुओं के अंदर बहुत उपयोगी हो जाती है मीजोजोम जो संरचना है। और इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो आपके जो 11th की बुक है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मीजोजोम होते हैं, क्या होती है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मीजोजोम क्या होते हैं, इसका निर्माण किससे होता है? तो मीजोजोम का निर्माण है वो कोशिका झिल्ली से होता है। कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर कुछ अंतर्वलन बना लेती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? मीजोजोम। और इसका कार्य क्या? इससे कोशिका झिल्ली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखिए एक तो अगर ये सीधी कोशिका झिल्ली इस प्रकार होगी तो इसका क्षेत्र ये कम कवर कर पाती, लेकिन जैसे ये अंतर्वलित हो गई तो इसने ज्यादा एरिया को कवर कर लिया है। यानी इसका सरफेस टेंशन, जो सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है, वो इसका क्या है? बढ़ जाता है।
इसके अलावा ये स्राव में किसी भी पदार्थ का अगर सिक्रेशन करना है तो मेसोजोम सहायता करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो भी ये काम करेगा। उसके अलावा कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करने में भी ये सहायक है। तो ध्यान रखना ये मेसोजोम वाली संरचना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देखी कोशिका झिल्ली के बारे में संरचना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कोशिका भित्ति पढ़ ली हमने, कोशिका झिल्ली पढ़ ली, अगला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य या इसे बोला जाता है जीव द्रव्य, या हम इसको कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो देखिए जो कोशिका होगी, कोशिका के अंदर भित्ति, कोशिका झिल्ली, और अंदर होगा केंद्रक। केंद्रक के ऊपर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य में जो द्रव पदार्थ पाया जाता है उसी को हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। तो ध्यान रखना, कोशिका में जो केंद्रक झिल्ली है और कोशिका झिल्ली है उनके मध्य जो द्रव इस पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य है, या हम इसको जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य क्यों कहेंगे, क्योंकि कोशिका की जो भी जैविक क्रियाएं होगी, अपन आगे पढ़ेंगे, पाचन है, अवशोषण है, उत्सर्जन है, वो सब की सब संरचनाएं किस में संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अब डायरेक्ट कोशिका द्रव्य में नहीं होगी, कोशिका द्रव्य के अंदर कुछ भाग होंगे जिनके अंदर वो क्रियाएं होंगी। जैसे आपने एक नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का क्या होता है, पाचन होता है, और उत्सर्जन जो ऑक्सीजन लेके इसका ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। तो जो ये पाचन वाली क्रिया है, श्वसन वाली क्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई। और माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित था, कोशिका द्रव्य में था। तो ये कार्य कोशिका द्रव्य का ही हम मान सकते हैं कि जितनी भी शरीर की जैविक क्रियाएं होगी वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसके कारण कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, या हम इसे प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके था कोशिका द्रव्य। ये एक गाढ़ा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ यानी पानी के जितना पतला नहीं होगा, थोड़ा उससे क्या होगा, गाढ़ा होगा, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स है, कोशिका के कोशिकांग है, वो उपस्थित रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके था कोशिका द्रव्य। फिर तीसरा पार्ट हम पढ़ते हैं कोशिका का केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस। देखिए कोशिका के अंदर जो सबसे अंदर का भाग है गोलाकार, उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक। और केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली में उपस्थित है केंद्रक। ये संरचना है कोशिका झिल्ली। अगर मैंने अभी इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं बनाई है, इसका मतलब ये जंतु की कोशिका है, पादप की कोशिका नहीं है। और बीच में क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। और केंद्र के अंदर एक द्रव्य पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य। केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली, तो केंद्र के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाएगी, केंद्रक झिल्ली। और केंद्र के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। देखिए जो केंद्रक है इसकी खोज की गई थी, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। खोज की गई थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। अब देखिए कोशिका की जो भी क्रियाएं होगी, जो भी काम होंगे, वो सब के सब केंद्र के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसलिए केंद्र को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाएगा? केंद्रक को, क्योंकि कोशिका की जो भी क्रियाएं होती है वो सब केंद्रक के कंट्रोल में होती है, इसलिए केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, तो ये आपके सामने केंद्रक की स्ट्रक्चर है। फिर मैं केंद्रक के कुछ और पॉइंट बताऊंगी। तो अभी देखिए, केंद्रक के अंदर दो संरचनाएं पाई जाती है। एक तो पाई जाती है केंद्रिका और एक पाए जाते हैं गुणसूत्र। बाकी जितने भी कोशिका के भाग होंगे वो सब कहां पर उपस्थित होंगे? कोशिका द्रव्य में। तो ध्यान रखना, केंद्रक में दो संरचनाएं पाई जाती है, एक तो है केंद्रिका और एक पाए जाते हैं गुणसूत्र। बाकी सब संरचनाएं कहां पर उपस्थित होगी? कोशिका द्रव्य में। तो आपके सामने केंद्रक का डायग्राम। तो फिर हम देखते हैं केंद्रक के बारे में कुछ अलग पॉइंट। अब देखिए, जो ये केंद्र की संरचना है हमने ये पढ़ लिया, और केंद्रक में दो संरचनाएं पाई जाती है, केंद्रिका और गुणसूत्र। अब हम देखते हैं कि सब कोशिकाओं में ऐसा केंद्रक नहीं पाया जाता है। कुछ प्रिमिटिव सेल्स थी, बहुत आदिम प्रकार की कोशिकाएं थी, उनमें केंद्रक ऐसा नहीं था। आज की जो विकसित कोशिकाएं उनमें ऐसा केंद्रक है। तो पहले की कोशिकाओं में कैसा केंद्रक था और आद्य की जो कोशिका उनमें कैसा केंद्रक था, इस आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, या हम उसको असीम केंद्र की बोल सकते हैं, और दूसरे प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका, या हम उसको ससीम केंद्र की बोल सकते हैं। तो देखिए, हम कोशिकाओं को दो भागों में बांटते हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, ये जो दो प्रकार की कोशिकाएं बनाएगी वो केंद्रक की संरचना के आधार पर बनाएगी कि कोशिकाओं के अंदर केंद्रक किस प्रकार का होता है। अगर विकसित प्रकार का केंद्रक है तो हम उसको बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका या ससीम केंद्र की। अगर केंद्रक अल्प विकसित प्रकार का है उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की। तो देखिए, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसके अंदर केंद्रक होगा वो अल्प विकसित होगा, यानी टूटा फूटा हुआ होगा, और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी। तो इस प्रकार के केंद्रक को हम क्या बोलेंगे? अल्प विकसित केंद्रक, प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे हम इसको, आदिम प्रकार का केंद्रक। यानी केंद्रक है वो टूटा फूटा हुआ है और उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं है। फिर दूसरी जो यूकैरियोटिक कोशिका जो अभी तक मैं आपके सामने बनाते आ रही हूं, केंद्रक होगा वो पूर्ण विकसित होगा और उसके ऊपर क्या उपस्थित रहेगी? केंद्रक झिल्ली, यानी केंद्रक झिल्ली युक्त, केंद्रक झिल्ली युक्त पूर्ण विकसित केंद्रक। तो अगर आपको कोई एक लाइन में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछे तो आपको बताना है कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक होगा वो अल्प विकसित होगा, उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होगी, तो ऐसी कोशिका को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक या असीम केंद्र की कोशिका। और वह कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होगा और उसके ऊपर क्या उपस्थित रहेगी? केंद्रक झिल्ली, तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ये तो हो गया पहला अंतर। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को जो बांटा गया है उसका किस आधार से बांटा गया है? केंद्रक की संरचना के आधार पर बांटा गया उनको। अगर केंद्रक पूर्ण विकसित है तो यूकैरियोटिक, और केंद्रक अल्प विकसित है तो प्रोकैरियोटिक। ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि जो इसमें केंद्रक के अंदर होता है केंद्रक द्रव्य और बाहर होता है कोशिका द्रव्य। इसमें भी अंदर केंद्रक द्रव्य है और बाहर कोशिका द्रव्य। तो इस जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसके अंदर बीच में एक दीवार है दोनों द्रव्यों के, और वो भी टूटी फूटी हुई है, तो दोनों द्रव्य आपस में मिक्स हो जाएंगे, यानी हम उनमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में दोनों द्रव्य है वो अलग अलग विभाजित रहेंगे। अंदर वाला जो केंद्रक द्रव्य, बाहर वाला कोशिका द्रव्य है, क्योंकि इनके अंदर दोनों द्रव्यों के बीच में दो दीवार उपस्थित है और वो भी वेल डेवलप्ड है, पूर्ण विकसित है।
जबकि इसमें एक दीवार है वो भी अल्प विकसित है। तो दूसरा अंतर ये हुआ कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। यानी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, जबकि इनमें विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो दो अंतर बताए मैंने आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। वह कोशिका जिनमें अल्प विकसित केंद्रक होता है उस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण विकसित जिस पर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा अंतर, इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित नहीं कर सकते, जबकि इनमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को अलग अलग विभाजित किया जा सकता है। तीसरा अंतर कि आगे जो भी मैं कोशिका के अन्य भाग पढ़ाऊंगी ना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब संरचनाएं यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। इनमें से प्रोकैरियोटिक में केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम इन कोशिकाओं में भी होंगे और इनमें भी होंगे, बाकी जो भी कोशिकांग है वो सिर्फ यूकैरियोटिक में होंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे। तो तीसरा अंतर आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी केवल राइबोसोम उपस्थित, केवल राइबोसोम उपस्थित, अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते, अन्य कोशिकांग नहीं पाए जाते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग उपस्थित, सभी कोशिकांग उपस्थित। अब इनमें राइबोसोम होगा, इनमें भी राइबोसोम होगा, लेकिन अलग अलग प्रकार का होगा। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होगा 70S प्रकार का। ये राइबोसोम का एक प्रकार है जो मैं आगे आपको वापस बताऊंगी जब हम राइबोसोम को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी अपन को यही ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का, जबकि जो यूकैरियोटिक में राइबोसोम होता है वो 70S और 80S दोनों प्रकार का होता है। 70S तो होगा कोशिकांगों के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक के अंदर कोशिकांगों में, जबकि 80S होगा कोशिका द्रव्य में। कोशिका में राइबोसोम दो जगह पर पाया जाता है, एक तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित रहेगा और एक जो कोशिका के अन्य अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, इनके अंदर राइबोसोम उपस्थित होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर तो सिर्फ कोशिका द्रव्य में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसके अंदर तो और कोई कोशिकांग ही नहीं है, तो फिर राइबोसोम सिर्फ कोशिका द्रव्य में रहेगा। और किस प्रकार का होगा? 70S, जबकि यूकैरियोटिक में ये होगा 70S और 80S दोनों प्रकार का। 70S तो होगा कोशिकांगों के अंदर और 80S होगा कोशिका द्रव्य में। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से जीव है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है या यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो आप इसके उदाहरण देख सकते हो। इन कोशिकाओं के उदाहरण है आप सभी का जितने भी जीवाणु हैं यानी बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सब के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। जीवाणु, उसके अलावा एक जीव होते हैं नील हरित शैवाल, या इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोल सकते हैं, नील हरित शैवाल। ये दोनों कोशिकाएं किस प्रकार की है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका होगी सभी पादप, ना तो अच्छे कोचिंग साथ साथ सभी कर पाएंगे जंतु।
यानी अगर आप बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को हटा दो तो जितने भी जीव जंतु होंगे उन सब में कोशिकाएं किस प्रकार की होगी, यूकेरियोटिक कोशिका होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने केंद्र की संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। इनमें टेबल बना के डिफरेंस देके तो यहाँ तक कि हमने कोशिका के मुख्य भागों को विस्तार से पढ़ लिया, जिसमें हमने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को पढ़ा, और केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को हमने दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोशिका के जो अन्य भाग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, हरित लवक, वो सब संरचनाएं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक की थी आपकी ये क्लास। थैंक यू सो मच।